का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स। भाई ये जो क्लोनिंग वेक्टर है इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। और क्लोनिंग टर्म का मतलब क्या है? क्लोनिंग टर्म का मतलब होता है किसी पेरेंट की कॉपी से एग्जैक्ट कॉपी प्रोजेनी की बन जाए, मतलब उनसे जो डॉटर कॉपीज बन रही हैं, जैसे जो जो पेरेंटल कॉपीज थी एग्जैक्ट कॉपी प्रोजेनी के अंदर आ जाए, उसी चीज को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। अब यहाँ पे बात करी जा रही है, क्लोनिंग भी कर रहे हैं और साथ में वेक्टर्स भी है। तो वेक्टर्स को हम लोग क्लोनिंग क्यों कह रहे हैं, तो वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आप एक चीज समझेंगे। देखिए फिर से मैं उसी स्टेप को दोबारा बिल्कुल देखो, कोई भी नई चीज यहाँ पे नहीं आने वाली है, कोई भी चीज नई नहीं आने वाली है, सब वही रहेगा जो कि हमारा पहले था। मतलब हमने क्या किया कि डीएनए आइसोलेट करने के बाद हमने फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया। अब एक बात बताइए, ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं ऐसा करता हूं, एक प्लाज्मिड ऑर्गेन लेता हूं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। और इन्हीं प्लाज्मिड्स को ज्यादातर हम लोग वेक्टर्स के तौर पे यूज करते हैं। प्लाज्मिड के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको बताऊंगा। तो ये प्लाज्मिड है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे भी वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रहा हूं, वो भी सेम रिकॉग्निशन साइट पे कट करेगा जिस साइट पे यहाँ पे किया था। जहां यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया था ना, एक इस साइड पे कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, साइट थी, ये दोनों ही रिकॉग्निशन साइट है। सिमिलरली ये एक रिकॉग्निशन साइट है, ये एक रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पे दोनों साइड पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने एक्शन लिया। ठीक है, अब स्टिकी एंड्स बन गए। तो हमने क्या किया, जब ये पार्ट इतना अलग हो गया, दोनों एंड जो है अब स्टिकी एंड्स है, ये वाला स्टिकी एंड है, ये वाला स्टिकी एंड है। स्टिकी एंड आप बहुत अच्छे से जानते हो कि क्या होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी स्टिकी एंड्स बने होंगे। अब ये वाला जो पार्ट है ये कट करके निकाल दिया गया। अब दोनों के स्टिकी एंड एक जैसे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं कि इसको यहाँ पे फिट कर दे रहा हूं, यहाँ पे इसको मैं लाइगेज कर दे रहा हूँ, मैं फिट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लाइगेज की मदद ली, लाइगेज की मदद से अब ये वेक्टर हमारा क्या कहलाने लग जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाने लग जाएगा। इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब एक बात बताओ, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने एक बार बना लिया, ओके ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आपने एक बार बना लिया, यहां पे ये यहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया, लाइगेट किया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये पहले प्लाज्मिड था जिसको हमने वेक्टर के तौर पे लिया था। अब एक बात बताओ, हम बार बार यही स्टेप थोड़ी करेंगे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, प्लाज्मिड लेंगे, कट करेंगे, इसको कट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं, कोई विजुअल चीज है, बड़ी चीज है, उसको आप क्या कर सकते हो कि कट करके दोबारा दोबारा लगा सकते हो। उसको लगाना बड़ा आसान होता है। ठीक है, आप किसी भी चीज को लो और यहाँ पे फिट कर दो तो जो है उसमें आसानी होती है। कोई जो सामने दिखने वाली चीज हो, यहाँ पे तो मैंने बना के दिखाया है, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, चीज माइक्रोस्कोपिक है, ये सारी चीज हमारी माइक्रोस्कोपिक चल रही है। अब जो भी चीज माइक्रोस्कोपिक हो रही है उसको बार बार करने में बड़ी डिफिकल्टी है। मतलब आपने एक आरडीएनए को बना लिया, इस आरडीएनए को बना लिया, आप बार बार इस आरडीएनए को नहीं बना पाएंगे। आप आरडीएनए को पॉसिबल नहीं है कि बार बार आप बना पाए। और अगर आप कितने आरडीएनए बनाएंगे, क्योंकि सारा काम माइक्रोस्कोप के नीचे हो रहा है, आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को माइक्रोस्कोप के नीचे यूज कर रहे हो, वेक्टर्स के ऊपर इनको माइक्रोस्कोप के नीचे काम कर रहे हो, आप कितने आरडीएनए यहाँ पे या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना पाओगे? तो आप क्या करोगे, आप दूसरा काम करोगे, आप इन्हीं वेक्टर्स की, जो प्लाज्मिड्स की अपनी नेचुरल एबिलिटी है, उसको यूज करोगे। अब क्या होगा कि मैंने ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको डाल दिया किसके अंदर, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये एक बैक्टीरियल सेल है। अब एक बात बताइए, ये जो हमारा प्लाज्मिड है, इट हैव इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब इसके पास अपना खुद का
ओराई है। अब मैंने इसको यहां पे इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये आरडीएनए है, जिसको मैंने एक होस्ट के अंदर इंसर्ट करा दिया, इसको मैंने एक होस्ट के अंदर इंसर्ट करा दिया। तो अब एक बात बताइए आप, ये जिसके पास भी अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब जिसके पास अपना सेल्फ ओराई है, वो चीज रेप्लिकेट होगी, ऑब्वियस सी बात है होगी। तो ये रेप्लिकेट होगा जब ये पूरा पोर्शन रेप्लिकेट हो रहा होगा, इतना ये सब रेप्लिकेट हो रहा होगा, तो क्या इतने पोर्शन के लिए ये मना कर देगा कि नहीं भाई मैं रेप्लिकेट नहीं करूंगा? जहां पे भी हमने फॉरेन डीएनए लगाया ऐसा तो नहीं है उसके लिए मना कर देगा। यहां पे भी रेप्लिकेशन होगा, इस साइट पे भी रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन होके हमारा एक और आरडीएनए यहां पे तैयार होगा, यहां पे एक और आरडीएनए तैयार होगा सिमिलर टू दिस, ये जैसा ये था। ये सब कहां हुआ? होस्ट के अंदर। होस्ट कौन है? इटसेल्फ द बैक्टीरिया, जहां से हमने प्लाज्मिड को निकाला था। अब यहां पे 2 कॉपी तैयार हो गई हमारी। अब ये जो 2 कॉपी तैयार हो चुकी है भाई, बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम कितना होता है? बैक्टीरिया डिवाइड कितने पीरियड में कर लेता है? इट विल डिवाइड इन अराउंड 25 टू 30 मिनट्स। 25 से 30 मिनट में बैक्टीरिया अपनी बाइनरी फिशन करके 2 कॉपीज को तैयार कर लेगा। अब यहां पे क्या होगा? ये बाइनरी फिशन करेगा भाई, 2 नई सेल बनाई इसने, एक ये बन गई और दूसरी वाली ये बन गई, ये 2 नई सेल तैयार होके आ गई। अब ये एक कॉपी इसके अंदर आई आरडीएनए की, सिमिलरली एक कॉपी इसके अंदर आई आरडीएनए की, ये आरडीएनए, ये भी आरडीएनए। तो बताओ एक बात, पहले हमने इंसर्ट कितना किया था? 1, अब हमारे पास कितने हो गए? 2। क्लोनिंग हो गई नहीं हो गई? मतलब इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी थी ना हमें। क्लोनिंग का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो पेरेंटल कॉपी होती है उसके जैसी ही एक और कॉपी को क्रिएट करने को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं, और जो नई चीज फॉर्म होती है वो क्लोन होती है। तो यहाँ पे हमने क्लोनिंग करके दिखा दी भाई आपको, यहाँ पे ये बन गया। अब सिमिलरली ये भी आगे ऐसा ही काम करेंगे, ये भी अपना देखो इनके पास भी हो रहा है, ये भी एक और आरडीएनए बना लेंगे रेप्लिकेट करके, ये बना लिया इन्होंने। यहाँ पे ये भी आरडीएनए रेप्लिकेट करेगा, ये भी अपना एक कॉपी बना लेगा। फिर ये भी बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, देखो ऐसे, ये डिवाइड कर गया, ये डिवाइड कर गया, ये कॉपी इसके अंदर आ गई, ये कॉपी इसके अंदर आ गई, क्योंकि इक्वल डिवीजन होता है जब भी डिवाइड करेगी सेल। सिमिलरली यहां पे भी हमारा देखो 2 बैक्टीरियल सेल होंगी, ये देखिए, ये देखिए, और हमारा इसी तरीके से प्रोजेनीज के अंदर ये आरडीएनए ट्रांसफर होता चला जाएगा, ये आरडीएनए हमारी प्रोजेनीज के अंदर ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो अब इसको यूज कहां पे करते हैं? मैंने आपको एक चीज बताई है, याद कीजिए, मैंने आपको एक इंसुलिन प्रोडक्शन का एग्जांपल बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वहां पे हम लोग मास स्केल प्रोडक्शन करते हैं इंसुलिन का। तो फॉर एग्जांपल इस जीन को आप कंसीडर करिए, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने ली थी ये इंसुलिन कोडिंग जीन थी। अब ये इंसुलिन कोडिंग जीन निकाली किससे थी? ये इंसुलिन कोडिंग जीन आपने ह्यूमन से निकाली। आपने इस इंसुलिन कोडिंग जीन जो कि ह्यूमन से निकाली उसको लगा दिया किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ, जो कि बैक्टीरिया का था। अब आपने उसको इंसर्ट कर दिया किसके अंदर? एक बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया क्या कर रहा है? इस इंसुलिन कोडिंग जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाता हुआ ट्रांसफर करता चला जा रहा है अपनी प्रोजेनी में, नीचे और ट्रांसफर होती चली जाएंगी, हर आधे घंटे में 2 बन जाएंगे, हर आधे घंटे में 2 बन जाएंगे। तो एक बात बताइए, आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ सिंगल डे और 2 days, यहाँ पे मेरे हिसाब से मिलियंस ऑफ कॉपी तैयार हो जाएंगी, यहाँ पे मिलियंस ऑफ कॉपी तैयार हो जाएंगी, और मिलियंस ऑफ कॉपी तैयार होने के बाद वो बैक्टीरिया इंसुलिन का प्रोडक्शन चालू कर देगा। क्यों? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जेनेटिक कोडॉन, मतलब जो जीन्स होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं। मतलब जो कोडॉन बैक्टीरिया के अंदर है, वहां पे अगर किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, वही जो हमारे हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो मैमल्स हैं, उनके अंदर भी वो कोडॉन आपका जो है सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो प्रोटीन भी वही बनेगी, ये इंसुलिन एक प्रोटीन है,
तो हमने क्या किया, ह्यूमन की इंसुलिन को बैक्टीरिया की मदद से मास स्केल पे प्रोडक्शन करा दिया। आप क्या करो, इन बैक्टीरिया को कल्चर कर लो। अभी कल्चर मैं बताऊंगा कहां पे करते हैं, सारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कल्चर कर लिया जाएगा लार्ज स्केल पे, और लार्ज स्केल पे कल्चर करके हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में बिना किसी एनिमल को किल किए इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और क्लोनिंग वेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए ये अपनी कॉपीज तैयार कर रहा है और प्रोजेनीज के अंदर ट्रांसफर करता चला जा रहा है। अब ज्यादा प्रिफरेबल वेक्टर्स कौन होते हैं, उनके टाइप्स की हम बात करना चाहते हैं। अब वेक्टर्स कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए क्या होगा, समझिएगा बात को। क्लोनिंग वेक्टर का तो मतलब मेरे हिसाब से आपको सबको क्लियर हो गया होगा। तो जो सबसे पहले वेक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मिड ही हैं, जो मैंने अभी आपको बताए। लेकिन प्लाज्मिड से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं देना चाहूंगा। ये चीजें बिल्कुल रट जानी चाहिए, कहीं भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। देखिए सबसे पहला होगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बहुत छोटे होते हैं बेटा, 5 to 10 kb के होंगे। ये होते कहां पे हैं, ये एक बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं जो प्रोकैरियोट्स होती हैं, ठीक है। उनके अंदर उनका एक लीनियर क्रोमोसोम होता है, सिंगल मेन क्रोमोसोम जिसे कहते हैं, ये इनका मेन क्रोमोसोम है। उसके अलावा यहां पे इस मेन क्रोमोसोम के अलावा छोटे छोटे सर्कुलर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि डबल स्ट्रैंडेड हैं और खुद से ये अपनी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स आपको ये देखने के लिए मिल रहे हैं, इन्हीं को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है बेटा, इन्हीं को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। अब प्लाज्मिड का जो नंबर है पर बैक्टीरियल सेल बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब अगर मैं प्लाज्मिड के कॉपी नंबर की बात करूं, कॉपी नंबर मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ प्लाज्मिड पर सेल मौजूद होंगे, तो ये कुछ कुछ बैक्टीरियल सेल में 1 या 2 पर सेल भी मौजूद हो सकते हैं, 1 या 2 पर सेल भी मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसा भी होगा कि ये 15 से लेके 100 मॉलिक्यूल्स तक पर सेल मौजूद होंगे। 15 से लेके 100 आपके मॉलिक्यूल्स तक पर सेल मौजूद होते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे प्लाज्मिड होते हैं। अब इनका बेसिक काम क्या है, प्लाज्मिड्स क्या है, जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कंटेन करके चलते हैं, ठीक है। तो इसको जो कम नंबर में है तो इसे लो कॉपी नंबर कहते हैं, इसे लो कॉपी नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसे हाई कॉपी नंबर कहते हैं, इट इज कॉल्ड हाई कॉपी नंबर। आ रही है बात समझ में। और इस प्लाज्मिड को डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज डबल स्टैंडर्ड, लो मैं पूरा लिख दे रहा हूं, डीएस नहीं लिख के मैं डबल स्टैंडर्ड लिख दे रहा हूं। इट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। देखो मैंने इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्यों कहा है, क्योंकि ये मेन क्रोमोसोम से अलग हैं, एक्स्ट्रा हैं, ये स्पेयर में पड़े हुए हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने इन्हें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नाम दिया है। डबल स्ट्रैंडेड भी हैं और साथ में सर्कुलर है। डबल स्टैंडर्ड बनाया नहीं जाता, इन्हें एक ही स्टैंड दिख जाता है ऐसे, जनरली हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ऐसे गोल बना देते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये 2 स्ट्रैंड के होते हैं। कभी भी आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे कि ये आप एक स्ट्रैंड का आप किसी को प्लाज्मिड बता दो, बेइज्जती मत करवाना अपनी भी और मेरी भी। डबल स्ट्रैंड का जो है प्लाज्मिड होगा। अब सर्कुलर, क्योंकि ये जो मेन क्रोमोसोम होता है ये लीनियर होता है, उसके अलावा जो बचे हुए हैं ये सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड के बारे में था। प्लाज्मिड कई तरीके के हमारे होते हैं, इनका मैंने आपको बताया, इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है।
कुछ के अंदर होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी कि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगी ही होगी। कुछ के पास मौजूद है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कुछ के पास मौजूद नहीं है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का काम क्या है कि अगर एंटीबायोटिक आता है, कोई अदर ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करके उनको मारने की कोशिश करता है इन बैक्टीरियाज को, तो ये अपने प्लाज्मिड के ऊपर मौजूद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे कि वो मॉलिक्यूल्स उन एंटीबायोटिक को न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो ये बेसिकली काम होता है प्लाज्मिड का, और कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है इनके अंदर, ठीक है। बाकी ये डिवाइड भी होते रहते हैं, खूब डिवाइड होते हैं, क्योंकि इनके पास अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। सिंगल डायरेक्शन में भी या बाई डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे प्लाज्मिड थे, देखो ये बहुत छोटा साइज था। अगर हमें थोड़े से बड़े साइज की जीन को ट्रांसफर करना है, थोड़े से बड़े साइज की जीन को ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे, एक चीज होती है जिन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। दोज आर नोन एज व्हाट? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, इन बैक्टीरियोफेजेस को यूज करेंगे। बैक्टीरियोफेज बेसिकली क्या होते हैं? ये हमारे बैक्टीरिया अटैकिंग, या ऐसा ना लिख के इसको ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर द वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया एंड कंसिडर देम एज होस्ट। ये वो फेजेस हैं जो बैक्टीरिया को अपना होस्ट समझ के उसको अटैक करेंगे, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाले। अब बैक्टीरिया को खुद खाते नहीं है, अपना जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर इंजेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, देखिए समझिएगा। प्लाज्मिड का कोई एग्जांपल पूछे आपसे कि कोई एक प्लाज्मिड का नाम बताओ, तो आप बता देना उसको PUC19। तो ये क्या होता है PUC19 का मतलब? इसका मतलब है प्लाज्मिड, यू का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ, सी का मतलब है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, और ये 19 का मतलब है जिस लैब में इसको पहली बार देखा गया था, लैब नंबर 19। तो प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लैब नंबर 19, ये एक प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है। अभी एक प्लाज्मिड और पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में मतलब आफ्टर 5 मिनट्स इटसेल्फ। उस प्लाज्मिड का नाम बता दे रहा हूं, वो भी एक प्लाज्मिड है, उसका नाम है PBr322, दैट इज नोन एज PBr322। इसके ऊपर लिखित क्वेश्चन है, लिखवा लेना, गारंटेड इस साल भी बोर्ड में आएगा, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। ध्यान से समझ लेना, जिन पार्ट्स के ऊपर मैं एम्फेसाइज करके बोलता हूं उनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया करो, नंबर आ जाएंगे, नहीं तो ढीले ही लेते रहना। ये इस टॉपिक के ऊपर हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनमें से कुछ पार्ट से पूछ लिया जाता है कि PBr322। बेसिकली इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर के, तो उसमें इसको लिया जाता है PBr322। इसका मतलब क्या है PBr322 का? देखिए PBr320 का मतलब है, P का मतलब होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, B का मतलब है बॉलीवर, R का मतलब है रॉड्रिगवेज, और 322 322 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लैब नंबर 322, जहां पे इसको डिस्कवर किया था। इसके जो बॉलीवर एंड रॉड्रिगवेज हैं, ये इसके वो हैं डिस्कवरर, रिसर्चर, जो इनके ऊपर काम कर रहे थे, तो उनको ओनर कर दिया जाता है इसी नाम से, प्लाज्मिड बॉलीवर रॉड्रिगवेज लैब नंबर 322, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 19।
सिमिलरली आप भी एक प्लाज्मिड निकाल लेना, आप भी लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हर्षित का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो हर्षित एक प्लाज्मिड को डिस्कवर करेगा, तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? जैसे सपोज करो ये क्या करेगा, उसका नाम रखेंगे प्लाज्मिड जो है हर्षित, और ये रहता कहाँ पे है भाई? पुलिस लाइन में। तो प्लाज्मिड हर्षित फ्रॉम पुलिस लाइन, और घर का नंबर फॉर एग्जांपल इसका 32 है। तो आप भी अपना जो है प्लाज्मिड डिस्कवर कर सकते हो, कहीं का भी प्लाज्मिड। मतलब ये इनको ओनर करने के लिए कोई ऐसे बहुत बड़े नाम नहीं है, आप घबरा मत जाना कि PUC 19 PUC 18 कहीं लिखा मिल जाए, तो ये मत सोचना कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपके सामने है। कुछ नहीं, एक प्लाज्मिड का नाम है, ये उनके लैब के नंबर के बेसिस पे इनको नाम दे दिया गया है। नाम है ये प्लाज्मिड ही, जिन्होंने डिस्कवर किया या जहां पे डिस्कवर हुए उस बेसिस पे नाम दे दिया गया। ये इनका लैब नंबर, जैसे ये 322 है, ये लैब नंबर है, ये 19 लैब नंबर है, 18 लैब नंबर है। सिमिलरली ये PBR 322 में प्लाज्मिड बॉलिवर एंड रॉड्रिगवेज, तो ये क्या आया है? बॉलिवर रॉड्रिगवेज दोनों रिसर्चर है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या होगा कि बैक्टीरियोफेज के बारे में बताना था। प्लाज्मिड के एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। देखिए एक चीज बताइए, मैंने आपको क्या बताया अभी कि हमारे जो बैक्टीरियोफेज हैं वो कौन होते हैं? ये वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और अपना होस्ट के तौर पे उसे कंसिडर करते हैं, अपने होस्ट के तौर पे उसे कंसिडर करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का जो साइज होता है वो होता है अराउंड 10 to 15 kb, किलो बेस पेयर। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरियोफाज है, ये इस तरीके के होते हैं वायरस का जो स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल, ये इसको इंसर्ट करेंगे, यहाँ इंसर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर देते हैं, बाहर खुद रहेंगे पूरा। ये बैक्टीरिया के जीनोम के साथ आके जो है ये बाइंड कर जाता है, ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो भी लीनियर DNA था इनके अंदर, तो उसके साथ ये बाइंड कर गया। क्या इनका जो वायरल DNA था, ये लीनियर DNA है बैक्टीरिया का, उसके साथ ये बाइंड कर चुका है किसका? वायरस का DNA। तो क्या होगा कि ये जब बैक्टीरियल DNA रेप्लिकेट करेगा तो ये वायरल DNA भी रेप्लिकेट करेगा, तो वायरल DNA की बहुत सारी कॉपी तैयार होती चली जाएंगी यहाँ पे। और आफ्टर सम टाइम ये अपनी प्रोटीन कोड करके, जैसे HIV के अंदर मैंने आपको समझाया था, इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल वायरसेस बन जाएंगे, इनका जेनेटिक लोड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर प्रोटीन कोड एक्चुअल में ऐसा होने वाला था, मैंने गोल गोल बना दिया है, लो ऐसे बना दीजिए आप, लो ऐसे बना दो, ये इनका प्रोटीन कोड बना दो आप, लो ऐसे ऐसे बन जाएगा। ये अपने अपने प्रोटीन कोड बनाते रहेंगे, जब इनका लोड बढ़ जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? बैक्टीरिया खुद ब खुद मर जाएगा, बैक्टीरिया खुद ब खुद मर जाएगा। ठीक है भाई, तो अब एक बात बताओ, हमने क्या करा? ये तो नेचुरल एबिलिटी थी इसकी, इसने क्या किया? अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट किया और बैक्टीरिया को मार दिया और नए वायरसेस यहां से बना लिए। लेकिन एक काम नहीं कर सकते हम? ऐसा कर लें भाई, इस बैक्टीरियोफेज की तो फितरत है, इसकी तो फितरत है कि ये बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेगा ही करेगा, मतलब इसकी नेचुरल एबिलिटी है, वो हम बदल नहीं सकते। मतलब जैसे जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है, मैं कितनी भी कोशिश करूं उसको नहीं बदल सकता, सिमिलरली जो बैक्टीरियोफेज है इसकी नेचुरल एबिलिटी है इन्फेक्ट करने की बैक्टीरियाज को, उसे मैं नहीं बदल सकता। तो अगर मैं नहीं बदल सकता तो मैं क्या करूंगा? मैं इस बैक्टीरियोफेज को क्या करूंगा जी? यहां देखिएगा, ये एक बैक्टीरियोफेज है, मैंने क्या किया? ये इसका नेचुरल जेनेटिक मटेरियल था जो इसके अंदर प्रेजेंट होता बैक्टीरियोफेज के अंदर, मैंने क्या किया? इसके जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल दिया। समझ में आई? इसके जेनेटिक मटेरियल को मैंने बाहर निकाल दिया, और मैंने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको मैं भेजना चाहता था बैक्टीरिया के अंदर, उसको यहां पे इंसर्ट कर दिया। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर आ गई वायरस के। तो अब इसकी बैक्टीरियोफेज की तो अपनी नेचुरल एबिलिटी है,
कि ये क्या करेगा, इसके अंदर इंजेक्ट करेगा ही करेगा, ये तो करेगा ही। लेकिन अब क्या कर रहा होगा, अपना जेनेटिक मटेरियल ना ट्रांसफर करके ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहा होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? फिर से बता रहा हूं एक बार। देखो इसकी नेचुरल एबिलिटी थी कि वायरस, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये इस बैक्टीरिया को अफेक्ट करता, इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसके जेनेटिक मटेरियल को, जो इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल को मैंने यहां से निकाल दिया बाहर, और जो मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी जिसको मैं बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना चाहता था, तो देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के कई तरीके हो सकते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर के थ्रू भी कर सकता था, कई और मेथड अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में, बहुत सारे मेथड है ट्रांसफर करने के। लेकिन अगर मैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पे डाल दूं, तो इस बैक्टीरियोफेज की तो फितरत है कि ये इंजेक्ट करेगा ही करेगा, तो हम क्यों ना इसकी उसी फितरत को मिसयूज ना करके एक यूजफुल वे में यूज किया जाए, मतलब इसके जेनेटिक मटेरियल को हटा दें और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पे डाल दें, और अब ये क्या करेगा, इंसर्ट करेगा हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को। हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। अरे हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, ये फॉरेन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंसर्ट हो गया, इसके अंदर नहीं हो गया। हमने भेजना था जीन ऑफ इंटरेस्ट को, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इस बैक्टीरिया के अंदर बाय दिस बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर कर दी गई। तो एक ये मेथड हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, और यहाँ पे वायरस की मदद से हम कर सकते हैं। ये तो दो कॉमन से मेथड थे। इस मेथड को हम लोग डिसआर्मिंग मेथड कहते हैं। हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है डिसआर्म करना क्या होता है, इसे डिसआर्म मेथड किया कहा जाता है। डिसआर्म का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? डिसआर्म का मतलब होता है कि सपोज करो ये जो वायरस था, ये जो वायरस था, ये बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस था भाई, ये इसको अटैक कर रहा था, किसको? बैक्टीरिया को। इसके हथियार कौन थे? इसका जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल इसके आर्म है, क्योंकि इसी के ऊपर वो उन जीन्स को लेके चलता है जिसकी वजह से वो अपने आप को यहाँ पे प्रोपोगेट करवा पाता है बैक्टीरिया की होस्ट बॉडी के अंदर जाके। अब मैंने क्या किया, इसके जो जेनेटिक मटेरियल जो कि इसके आर्म्स थे, आर्म्स मतलब ये एक आतंकवादी है, इसको समझ लो। दिस इज अ टेररिस्ट। ये जो हमारा बैक्टीरियोफेज है ये एक आतंकवादी है। इसका जो AK-47 है इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब मैंने क्या करूं, इसके AK-47 को ही छीन लूं और इसके हाथ में एक डंडा दे दूं। कौन सा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो डंडे से इतना थ्रेट नहीं कर पाएगा लोगों को जितना ये AK-47 से कर लेता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो है तो ये आतंकवादी, अपनी प्रवृत्ति तो छोड़ेगा नहीं, मारेगा लोगों को तब भी, लेकिन अब की बार हमारे कुछ अच्छे वे में ये काम करेगा। यहाँ पे ये अपने AK-47 से ना मार के ये दूसरे वे में फायदा पहुंचा रहा है, तो हम उसको ही यूज करके पॉजिटिव वे में यहाँ पे ले आ रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, डिसआर्मिंग कर दी इसकी, इसके आर्म्स को, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था उसको छीन लिया। अब छीनने की वजह से ये कुछ नहीं कर सकता बेचारा, ये अब वही काम करेगा जो हम चाहेंगे। हम चाहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेजना, तो ये भेजेगा किसको? जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ना कि अपने जेनेटिक मटेरियल को। दिस मेथड इज कॉल्ड डिसआर्मिंग मेथड। कभी भूल मत जाना कि डिसआर्म का मतलब क्या होता है। डिसआर्म का मतलब यही है जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है भाई। अब यहां तक बातें क्लियर है कि बैक्टीरियोफेज तक। अब मैं अगली बात करना चाहूंगा आपसे। देखो एक मैं बता रहा हूं, ये मैंने आपको जो दोनों नेचुरल कंडीशंस बता दी हैं, ये मैंने आपको दोनों ही नेचुरल कंडीशन में होते हैं। प्लाज्मिड भी नेचुरली मिलते हैं, बैक्टीरियोफेज भी नेचुरली मिलते हैं। कुछ आर्टिफिशियल की बात कर लेते हैं अब। कुछ हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे ह्यूमंस जो हैं, हम ह्यूमंस हैं बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, तो हमने भी कुछ ना कुछ तो इसके अंदर अपने आप कुछ चेंजेस लाए होंगे, हमने भी कुछ ना कुछ बनाया होगा, तो हमने भी बनाए हैं। उनके नाम आप समझ लीजिए, ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, और आगे भी मैं आकाश मॉड्यूल के गो थ्रू किया था तो उसके अंदर भी दिया नहीं गया था, ठीक है। और उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं बता दे रहा हूँ, नीट में भी उतने से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है।
तो एक आता है हमारा, मैं आर्टिफिशियल की बात करता हूं अब। ये दोनों ही हमारे नेचुरल थे, ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, ये दोनों हमें नेचुरल कंडीशन में मिल जाते हैं। दिस बोथ आर नेचुरल वेक्टर्स। अब मैं बात करूंगा आर्टिफिशियल वेक्टर्स की। तो आर्टिफिशियल वेक्टर्स के तौर पे मैं यहाँ पे एक बता रहा हूं आपको, कॉस्मिड होते हैं। कॉस्मिड एक हाइब्रिड वेक्टर है। इसका साइज जो होता है वो 50 से लगभग 100 केबी तक हो सकता है, बड़ा है। देखो प्लाज्मिड 5 से 10 केबी, बैक्टीरियोफेज 10 से 15 केबी। यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, 50 से 100 केबी, बड़ा है। जनरली बड़े पीस ऑफ डीएनए को ले जा सकता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये कॉस्मिड है, ये जो कॉस्मिड है इसको बनाया कैसे गया है, ये एक हाइब्रिड वेक्टर है। दिस इज अ हाइब्रिड वेक्टर, मतलब हमने दो चीजों को मिक्स करके एक वेक्टर बना दिया। अब वो दोनों चीजें हैं क्या, वो दोनों चीजें हैं आपकी, एक तो प्लाज्मिड और दूसरी बैक्टीरियोफेज। इन दोनों को मैंने हाइब्रिडाइज करा दिया, और हाइब्रिडाइज कराने के बाद बना दिया किसको, कॉस्मिड को। ठीक है भाई, ये कॉस्मिड बन गए। किसकी हाइब्रिड है, एक प्लाज्मिड के और बैक्टीरियोफेज के, दोनों के हाइब्रिड हैं, कॉस्मिड कहलाते हैं। ठीक है, मामला यहां तक क्लियर है। अब दो और हैं जो बहुत बड़े लेवल के, जो ह्यूमन जीन्स को कैरी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और उनका नाम चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12th, उसमें आप पढ़ चुके हो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाया गया था। तो आप याद करिए, एक टॉपिक बताया था मैंने आपको, ये आर्टिफिशियल के ही बता रहा हूं मैं आपको एग्जाम्पल। जगह यहाँ पे खाली है तो इस जगह को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, इस जगह को मैं यूज कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे आपने नाम सुना था येक एंड बैक का, येक एंड बैक, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं। इसको कहते हैं येक को ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और इसको बैक को कह देते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देखिए मैंने आपको बता रहा था कि हमने ईस्ट आर्टिफिशियल और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बनाए हैं। बेटा ये बहुत बड़े होते हैं, मतलब इनका अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ी जीन्स को कैरी कर सकते हैं। ये 300 टू 1000 किलो बेस पेयर सीक्वेंस को कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं। इनका साइज देख लो, सबसे बड़ा है 300 टू 1000 केबी। यहाँ पे देखो साइज कितना छोटा था, यहाँ पे देखो साइज, यहाँ पे देखो साइज, और यहाँ पे देखिए साइज को। तो इसीलिए हमने जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, वहां पे इनको यूज किया था। किसको, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को। क्यों, क्योंकि ये बड़े हैं साइज में, और ह्यूमन जीन्स भी हमारी ऑन एन एवरेज 1000 बेस पेयर की तो होती ही होती हैं। ठीक है, वहां पे एवरेज जीन का जो साइज होता है वो 1000 बेस पेयर का होगा ही होगा। तो जो हमारे बड़े जीन्स होती हैं उनको कैरी करने के लिए हम लोग ये येक एंड बैक यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटी सी बात थी प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में आपको जो बताना चाहता था मैं। अब जो मैं चीज पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और आप ये समझ लीजिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। इसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि क्वेश्चन ना आए इस टॉपिक से, वो आएगा ही। तो आपको बहुत ध्यान से मेरी हर एक बात को समझना है। कंफ्यूजन भी होगी, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब मैं जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं आपके सामने, वो है फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। नया टॉपिक हमारा जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वह है फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, क्या क्या फीचर होने चाहिए एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर के पास, वो मैं बात करना चाहता हूं यहां पे। तो सबसे पहला फीचर किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के पास जो होगा वो क्या है, वो है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बिना सारी क्लोनिंग बेकार है। अगर उस वेक्टर के पास ओराई नहीं है तो ओराई बहुत मस्ट है। Origin of replication is the must thing or the first thing which is required for the cloning vectors. Without it, the cloning would be not possible and our entire process and hard work will drain out. पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगी अगर आपके क्लोनिंग वेक्टर जिसे आप चूज कर रहे हो उसके पास अपना origin of replication ना हो। There should be origin of replication. Next thing which should be must inside a cloning vector is selectable marker। ये चीज अभी एकदम नहीं समझ में आएगी कि ये सेलेक्टेबल मार्कर आपने क्या लिख दिया। सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, मैंने क्या बताया था, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। तो पहले नहीं होती वाली कंडीशन लेके चलूंगा, बाद में होती हैं जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उनको लेके चलूंगा। क्यों यूज करेंगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तीसरी चीज यहां पे होनी चाहिए जिसे कहते हैं हम लोग क्लोनिंग साइट। ये तीन चीजें तो बहुत रिक्वायर्ड है, बाकी एक दो चीजें हैं मैं एक्स्ट्रा उसे बता दूंगा। एग्जाम में एनसीईआरटी में ये तीन चीजें गिवन है जो कि बहुत मस्ट होती हैं। अब मैं आपके सामने एक क्लोनिंग वेक्टर को बना रहा हूं और इन सारी चीजों को भी दर्शाऊंगा उसके अंदर, मतलब इन सबको मैं लेबल करूंगा उसके अंदर, और वो बोर्ड में डायग्राम दे के पूछ लेते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन है मैं अभी करवा भी दूंगा। क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं, पहले टॉपिक समझिए आप। देखिए मैं आपके सामने एक क्लोनिंग वेक्टर को बना रहा हूं। यहां पे क्लोनिंग वेक्टर के अंदर आपको किस तरीके से बनाना है, पहले उसको आप डबल स्टैंडर्ड बना दीजिए, बहुत इजी सा गोला बन जाएगा, गोला सब बना सकते हो है ना। अगर ये नहीं गोला बनाओगे तो तुम्हारे ऐसे गोले गोले जैसे नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे पहली चीज आप बनाइए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसके अंदर ओराई लिख दीजिए। अब मैंने बताया क्या, सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का काम क्या होता है मैं फिर से समझा देता हूं। एंटीबायोटिक कई तरीके की मौजूद है हमारे, देखो कुछ एंटीबायोटिक को नाम दिया गया है एम्फिसिलिन। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी क्या नाम था भाई उसका, अभी आधों के तोते गुल हो जाएंगे, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन उसको कहां से आइसोलेट किया गया था, पेनिसिलिन नोटेटम से। और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन हम किससे करते हैं, उसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो किससे करते हैं, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। याद कर लीजिएगा, नीट में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारी एंटीबायोटिक हमारे नेचर में मौजूद है, एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल और केनामाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, पता नहीं ढेर है ऐसे तो बनी हुई, जो बुक के अंदर है उनके नाम मैं ले रहा हूं आपके सामने। तो यहां पे मैं आपको ये दो के बेसिस पे बात करूंगा, ये टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल इनका यूज कैसे है, मतलब इनका यूज क्या होगा। देखिए जिनके अंदर भी ये जीन लगी होगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, फॉर एग्जाम्पल मैं पहला केस एम्पिसिलिन के लिए ले रहा हूं, तो इसके पास लिखी हुई है यहां पे मैं AMPR, एम्पिसिलिन आर का मतलब है रेजिस्टेंस। तो ये जो रीजन है ये वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस देती है। मतलब अगर मैं यहां पे एम्पिसिलिन को डालूंगा तो एम्पिसिलिन इसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं कर पाएगी। बेसिकली एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है। बैक्टीरियल ग्रोथ को कई तरीके से इनहिबिट किया जा सकता है, कोई उनके रेप्लिकेशन को अफेक्ट करता है, कोई उनके सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है, कोई उनके ट्रांसक्रिप्शन को बंद करता है, कोई कुछ फैक्टर के ऊपर, कोई कुछ फैक्टर के ऊपर, मतलब सब अपने अपने रोल प्ले करते हैं। हर तरीके की स्पेसिफाइड एंटीबायोटिक हमारे मार्केट में अवेलेबल है। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो यहां पे अगर मैं एम्पिसिलिन को डाल रहा हूं और यहां पे इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्या करेगा, फॉर एग्जांपल यहां पे ये एम्पिसिलिन मॉलिक्यूल है बड़ा सा, ये एम्पिसिलिन मॉलिक्यूल है, तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है ये क्या करेगी, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को तैयार करेगी जो इसको न्यूट्रलाइज कर दें। तो एम्पिसिलिन कुछ खुद खत्म हो जाएगी लेकिन इसको खत्म नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये प्लेन है, इसके पास कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं लगी हुई, किसके अंदर, यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस जीन यहां पे नहीं लगी हुई, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जैसे ही मैं कोई भी एंटीबायोटिक डालूंगा, जैसे ही मैं कोई भी एंटीबायोटिक डालूंगा, तो ये उससे रेजिस्टेंट तो है नहीं, तो ये खत्म, ये खत्म हो जाएगी एंटीबायोटिक के डालते ही, ये खत्म। अब ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज करो मैं यहां पे ले रहा हूं, ये रेजिस्टेंट तो है एम्पिसिलिन के लिए, AMPR मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, लेकिन मैं यहां पे टेट्रासाइक्लिन डाल लूं और टेट्रासाइक्लिन से सोचूं, टेट्रासाइक्लिन डालूं यहां पे और मैं ये सोचूं कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन के भी लिए एक्शन लेगी, बेटा ये स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिक होती है। अगर यहां पे एम्पिसिलिन AMPR है और यहां पे टेट्रासाइक्लिन को मैं डालूंगा तो ये एम्पिसिलिन के लिए ही स्पेसिफाइड है, ये आपकी टेट्रासाइक्लिन के ऊपर कोई रोल नहीं प्ले कर सकती। तो टेट्रासाइक्लिन इसको खत्म कर देगा, बेशक इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो। हाँ, टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, अगर किसी के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, TETR, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, तो अगर मैं यहां पे टेट्रासाइक्लिन को डालता हूं तो टेट्रासाइक्लिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये सरवाइव करेगा। आगे बात समझ में, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं रहेंगे, स्पेसिफिक है। टेट्रासाइक्लिन तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन है तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। क्यों करना है, ये क्या नाम है हमारा, ये चीजें होंगी सारी। अभी मैं थोड़ी सी चीजें हैं, मैं उनको खोल नहीं रहा हूं इसलिए मैं रोक रहा हूं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं क्या रोकना चाह रहा था, और अभी मैंने जो अभी ये करके आपको बात टालने की कोशिश करी वो क्यों की, अभी पता चल जाएगा। बस मुझे आप विद 2 या 3 मिनट और दे दीजिए, बस उसके अंदर मैं सारी इसकी पोल पट्टी खोल के रख दूंगा आपके सामने, बस अभी थोड़ी देर के लिए रोकिए। एम्पिसिलिन ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपको समझ में आ गई कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करती है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एक्शन लेती है। एंटीबायोटिक अगर जिसके पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगी वहां पे कोई भी एंटीबायोटिक एक्शन नहीं ले सकती, कोई मतलब उसके स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर सपोज करो मैं एक बैक्टीरिया हूं, मेरे पास जो प्लाज्मिड है उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, अब ये टेट्रासाइक्लिन आ रहा है, टेट्रासाइक्लिन आ रहा है, लेकिन मेरे पास क्या है, एम्पिसिलिन, तो वो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट नहीं हूं तो मेरे को मार देगा।
सपोज मेरे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और ये टेट्रासाइक्लिन आया, तो मैं टेट्रासाइक्लिन से ही रेजिस्टेंट हूं, तो टेट्रासाइक्लिन ही आ रहा है, तो मेरे ऊपर टेट्रासाइक्लिन का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट हो चुका हूं ऑलरेडी, मेरे पास रेजिस्टेंस है टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो जिसका रेजिस्टेंस होगा वो ही एंटीबायोटिक वहां एक्शन लेगी। अननेसेसरी अब मैं ये सोचूं कि कोई दूसरी एंटीबायोटिक से दूसरी रेजिस्टेंस जीन को मैं इम्यून बनाना चाहूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। गॉट इट? इसका रेलेवेंस कहां होगा, क्यों होगा, पता चल जाएगा। अब मैं इस डायग्राम को पहले पूरा करता हूं। ये डायग्राम जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये PBR 322 का ही है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्लाज्मिड बॉलिवर रोड्रिगुएज लैब नंबर 322। तो इसके अंदर सबसे पहला मैंने बता दिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी चीज मैं जो यहां पे बताने वाला हूं वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के तौर पे मैं 2 रेजिस्टेंस जीन लगा रहा हूं। यहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के तौर पे यहां पे 2 रेजिस्टेंस जीन लगा रहा हूं। सबसे पहली रेजिस्टेंस जीन मैं यहां पे लगा रहा हूं, आपके सामने लिख रहा हूं AMPR। ये रीजन जो है इतना, ये एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट है। और दूसरी कंडीशन मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, जिसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, इसे मैं लिख देता हूं TETR। ये टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट है। दिस रीजन इज स्पेसिफाइड फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंड दिस रीजन इज स्पेसिफाइड फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। आ गई बात समझ में? अब एक रीजन और होता है यहां पे ROP। इसका बुक में फंक्शन गिवन नहीं है, लेकिन मैं इसको भी बता देता हूं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड। रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड। इस रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड का जो मतलब है वो क्या होता है कि अगर ये रीजन यहां पे ना होता, आरओपी नहीं होता, तो ये मैंने क्या बताया, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। कौन? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड इतने ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं कि इनका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा हाई हो जाता किसी बैक्टीरियल सेल में। प्लाज्मिड ही प्लाज्मिड घूम रहे हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए ये रिप्रेसर भी होना चाहिए, जो कि प्लाज्मिड खुद लेके चल रहा है। ठीक है, मतलब अपनी को कंट्रोल करने के लिए खुद लेके चल रहा है। वही वाली बात है कि कोई आदमी की बहुत ज्यादा आदतें खराब है, तो वो अपने साथ एक आदमी लेके जाए कि भाई अगर मैं ओवर चीजें करूं तो तुम मुझे रोक लेना। तो ये वही वाली काम कर रहा है। ये प्लाज्मिड खुद अपने साथ में एक ऐसी चीज लेके चल रहा है कि अगर बोलता है इससे, ये प्लाज्मिड इससे बोल रहा है, आरओपी से, रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड से, कि भाई अगर मैं थोड़ी सी भी ज्यादा बदतमीजी करूं, बदतमीजी का मतलब है कि मैं अपने कॉपी नंबर को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूं, तो तुम एक काम करना, तुम मुझे रोक लेना, मुझे बढ़ने मत देना, नहीं तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करेगा, ये उसी में सारी चीजें चली जाएंगी, वो बेचारा वैसे ही इतना प्रिमिटिव है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड हो गया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, TETR पहली वाली, ये TETR, और एक ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिसे कह रहा हूं मैं AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, अब क्या होता है भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट भी तो होनी चाहिए। कहां पे हम कट करेंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एंजाइम कहां एक्शन लेगा? तो वो भी जरूरी है किसी के लिए। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि मैं अपने डीएनए को कहां लगाऊं? मतलब ये जो तीसरा टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वो जगह है जहां पे मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाऊंगा। क्या करूंगा? जहां पे मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करूंगा, ये वो ही होती है क्लोनिंग साइट। तो यहाँ पे आपको कहीं खाली जगह दिख रही है? यहाँ पे तो सब घिरा हुआ है मामला, कहाँ फिट करूं? इस साइट पे तो ओरिजिन पे तो फॉरेन जीन को लगाऊंगा नहीं, फॉरेन जीन यहाँ लगा दी तो फॉरेन जीन ही रहेगी, वो कभी क्लोनिंग नहीं कर पाएगी। तो मैं अभी देखता हूं कौन कौन सी साइट अवेलेबल है, पर अभी डायग्राम को पहले कंप्लीट कर लूं। डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, बताने के लिए मेरे पास बहुत सारा चीज रहती है, मैं एक्साइटेड रहता हूँ, इस चक्कर में मैं क्या हो जाता है कि हैप्पीजार्ड हो जाता है कभी कभार, बताने के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब क्या होगा, देखो मैं जगह बना ले रहा हूँ क्योंकि आएगी नहीं चीजें, हल्की सी जगह बना ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे हौच पौच ज्यादा हो जाता है।
देखिए ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 चीजें रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पे हमारे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की भी तो साइट होंगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी तो कट करेंगे, उनकी भी तो रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, उनकी भी तो रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए ना। तो मैं एक एक करके कुछ रिकॉग्निशन साइट आपके सामने बना रहा हूं। सबसे ऊपर की तरफ आपको बनाने हैं 2 एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट, सबसे ऊपर। तो एक तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट है आपकी हिंड थर्ड के लिए, सबसे ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो हिंड थर्ड के लिए है। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है हिंड थर्ड, ठीक है। सिमिलरली ऊपर की तरफ एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको कहते हैं CLA1, इसकी एक रेस्ट्रिक्शन साइट है। गॉट इट। अब एक रेस्ट्रिक्शन साइट यहां पे होती है जो एंजाइम हम पढ़ते आ रहे थे जिसका नाम है ECOR1 या ECORI, बच्चे कुछ भी पढ़ लो आप इसे, ECOR1 पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली। एक रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे है, दैट इज ECOR1। अब ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो है रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी, यहाँ पे अलग अलग एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट होंगी। ये हिंड थर्ड की, अगर हिंड थर्ड डालूंगा तो हिंड थर्ड यहां से कट मार देगा, अगर CLA1 डाल रहा हूं तो CLA1 यहां से कट मार देगा, ECOR1 डाल रहा हूं तो ECOR1 यहां से कट करेगा। आगे बात समझ में, मतलब ये वो साइट है जहां पे वो एंजाइम कट मारेगा। गॉट इट। मतलब ये तो मॉलिक्यूलर स्विचर है ना, ये सब के सब क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है बेटा, दीज ऑल आर आरईज, दीज आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिन्हें हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर स्विचर के तौर पे। तो हमने तो केवल ECOR1 के बारे में पढ़ा था ना, हमने केवल एक ECOR1 के बारे में पढ़ा था, ऐसा थोड़ी है कि और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं होंगे यहां पे। देखिए ये हो गया ECOR1 का रेस्ट्रिक्शन साइट। इसके अलावा और भी हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेंगी। एक रेस्ट्रिक्शन साइट यहां पे है जिसे कहते हैं BAM-H1, BAM-H1 जो आपकी किसके अंदर मौजूद है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो रीजन था वो यहां पे मौजूद होगा, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन है वहां पे ये मौजूद होगा। उसके अलावा एक साइट होती है जिसे हम लोग कहते हैं ये, जहां पे PVU1 ये आपको कट करते हुए दिख जाएगा। सिमिलरली PVU के नीचे यहां पे जगह नहीं है, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पे साइट होती है PST1 इसकी, और एक आपको ROP1, ROP के अंदर भी मिल जाएगा एक रेस्ट्रिक्शन साइट PVU सेकंड का। ये जितने भी है ना PVU सेकंड, PST1, PVU1, CLA1, ECOR1, हिंड थर्ड, BAM-H1, ये सब क्या है, दीज ऑल आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे मैंने बताया था इकोलाई का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इस्चेरिचिया कोलाई का, वो इकोराई होता है। ई मतलब इस्चेरिचिया जीनस, को मतलब कोलाई आपका स्पीशीज, RY13 इज अ स्ट्रेन, तो वहां से R डिराइव कर लिया। फर्स्ट ऑर्डर इज द डिस्कवरी, फर्स्ट रोमन लेटर जो लिखा हुआ है 1, इट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ऐसे ही यहाँ पे हिंड के लिए क्या होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये नाम से है, हर बैक्टीरिया का अपना अपना नाम है। जैसे BAM-H1 का क्या है, बैसिलस अमाइलोलिकोफेशियंस, ये एक बैक्टीरिया होते हैं, वहां से इनको जो है डिराइव किया जाता है, वहां से इन्हें आइसोलेट किया जाता है। तो ये जो इतने सारे अलग अलग मैंने लिखे ना, PVU सेकंड, PST1, PVU1, ECOR1, ये सब वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अगर मैं BAM-H1 डालता हूं तो BAM-H1 यहां पे कट करेगा। अगर मैं PST जो है डाल रहा हूं, PST1 डालता हूं तो PST1 यहां से कट करेगा। अगर PVU1 डालता हूं तो वो यहां से कट करेगा। अगर मैं यहां पे आपका PVU सेकंड डालता हूं तो PVU सेकंड यहां से कट करेगा। तो वो मेरे ऊपर है कि मैं क्लोनिंग साइट किसे बनाना चाहता हूं, इट टोटली डिपेंड अपॉन मी, ठीक है, कि एट विच साइट आई वांट टू लाइगेट माय फॉरेन DNA। अब मुझे उसमें समझदारी दिखानी पड़ेगी। समझदारी क्या दिखानी पड़ेगी, कि मैं कहां फिट करूं कि मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कट कर दे और मुझे एक पर्टिकुलर साइट मिल जाए। तो एक बात बताओ बेटा, इस बात को थोड़ी देर के लिए अभी फिर होल्ड कर दे रहा हूं। अब एक चीज है सेलेक्टेबल मार्कर, मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बताई थी, अब मैं उसको ऊपर दोबारा आ रहा हूं, इसको 2 मिनट के लिए होल्ड करिएगा। अब आप समझिए क्या कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन
को क्यों यूज किया जा रहा था? देखिए मैंने क्या बताया, कुछ के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, कुछ के अंदर नहीं होती, बोला था मैंने, याद है आपको? तो यहां पे क्या हुआ, पहली कंडीशन लिख रहा हूं क्या, कि जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आर एब्सेंट इन बैक्टीरियाज। पहली कंडीशन मैंने क्या लिखा है, आर एब्सेंट, मतलब नहीं है। अब जब नहीं है तो मैं डालूंगा कैसे? देखिए, फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर, कट किया जीन ऑफ इंटरेस्ट को, वेक्टर को भी, फॉरेन डीएनए कट करके जीओआई निकाल लिया। अब मैं एक काम करता हूं, इस जीओआई के साथ दोनों एंड पे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से और कट करके यहां पे एक दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा देता हूं। एक तरफ टीटीआर, दूसरी तरफ लगा दे रहा हूं मैं एएमपीआर। और अब जब मैं इसको यहां पे फिट कर रहा हूं तो जीन ऑफ इंटरेस्ट साथ में उसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी जा रही है। ये टीटीआर, ये एएमपीआर, ये थी नहीं, ये मैंने डेलिबरेटली इसको इंसर्ट करवाया है। किसके साथ? जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। दोनों एंड पे मैंने लगा दिए, देखो, एक तरफ टीटीआर और एएमपीआर, ठीक है। और जिसके अंदर होंगी उसके लिए भी अभी ऑप्शन बताऊंगा, पहले मैंने बताया जनरली एब्सेंट है, अब अगर प्रेजेंट होंगी तो उसके लिए क्या होगा वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। अब एक बात बताओ, जिनके अंदर ये प्रेजेंट है, जिनके अंदर ये प्रेजेंट है, वो कौन से मॉलिक्यूल हैं? ये तो आरडीएनए है ना भाई, क्योंकि इनके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा के रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाया है। ये आरडीएनए है। आरडीएनए मतलब कौन है? ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैं, ये रिकॉम्बिनेंट है। अब जब मैं इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को डालूंगा किसके अंदर? एक बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया को मैं ग्रो करवाऊंगा मास स्केल पे। मास स्केल को प्रोड्यूस करने से पहले मैं उनको पेट्री प्लेट पे ग्रो करना पसंद करता हूं। मतलब मैं नहीं पसंद करता हूं, सारे रिसर्चर पसंद करेंगे कि उनको पहले लैब की कंडीशन में ही ग्रो कर लें। तो ये सारा काम तो माइक्रोस्कोपिक हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना बड़े बड़े दिख रहे हैं बैक्टीरिया कह रहे हैं हाँ मैं हूं रिकॉम्बिनेंट, मुझे चूज कर लो और ले जाओ अपने साथ, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो मुझे खुद देखना पड़ेगा ना। तो अब एक बात बताओ, मैंने ये जो बैक्टीरिया यहाँ से उठाया, इसके अंदर इस आरडीएनए को डाला और मैंने वापस इस पेट्री प्लेट के अंदर कल्चर कर रहा था, मैं अगार मीडियम लेके इनको मैं ग्रो कर रहा था। यहाँ पे मैंने ये बैक्टीरिया डाल दिए, कुछ के पास हमारे आरडीएनए हैं, कुछ नॉर्मल नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले डीएनए लेके चल रहे हैं, मतलब नेचुरल वाले भी तो है, नॉन रिकॉम्बिनेंट थोड़ा बड़ा बना लेता हूं इसको। मतलब ये पेट्री प्लेट के अंदर मैं जब ग्रो कर रहा हूं तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो आरडीएनए लेके चल रहे हैं, मतलब जिन्हें मैं आर लिख रहा हूं वो रिकॉम्बिनेंट है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं। तो एक बात बताओ, मैं जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करूंगा तो मैं किनको लेना पसंद करूंगा, इनको या इनको? मैं चाहूंगा रिकॉम्बिनेंट को लूं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने इतनी मेहनत की है भाई, पहले ये इसको आरडीएनए बनाया, मैंने इसको इतनी मेहनत करके बनाया। तो मैं थोड़ी ना चाहूंगा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट एक अनडिजायरेबल थिंग है वो ग्रो कर जाए, मतलब उसके ऊपर मेरी एनर्जी खर्च हो और मैं उसको ये सोचता रहा हूं। वही वाली बात है कि जो कोयल होती है कौवे के अंडे में, कौवे के नेस्ट में अपना जो है अंडा रख देती है, और कौवा उसको अपना अंडा समझ के जो है पालता रहता है, उसको जो है वो इंक्यूबेट करता रहता है। तो मैं भी ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ पे आग बंद करके ऐसा करता रहूं कि नहीं नॉन रिकॉम्बिनेंट भी मेरे ग्रो कर रहे हैं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत फूड पड़ा है हमारे पास। छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर चीज को किया जाए तो उस चीज से बचने के लिए
उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे रिकॉम्बिनेंट का और नॉन रिकॉम्बिनेंट का। हम चाहेंगे मेरा सरवाइव करे, मतलब मेरा जो जिसको मैं यूज करूं आगे चल के, जिसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करूं, वो मेरा रिकॉम्बिनेंट हो ना कि नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो मैं क्या करूंगा, इस रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेलेक्ट करना चाहता हूं। मतलब इन दोनों के बीच में मैं मतभेद कर रहा हूं और मैं चाहता हूं या तो ये या तो ये। और अगर इन दोनों के बीच में मुझे पसंद करना है किसी को, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सेलेक्टेबल मार्कर। अब समझ में आ जाएगी ये चीज क्या है। ये सेलेक्टेबल मार्कर, मार्कर मतलब क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। हेल्प किस चीज में कर रही है, सिलेक्शन करने में। और सिलेक्शन किसके बीच में किया जा रहा है भाई, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में। सिलेक्शन किसके बीच में किया जा रहा है, बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। गॉट इट। अब यहां पे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में मुझे क्या करना है, सिलेक्शन करना है। आई वॉन्ट टू डू सिलेक्शन बिटवीन recombinant and non recombinant। मैं क्या करूंगा, मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लूंगा। मैंने क्या बताया, मैंने किसके अंदर जो भी रिकॉम्बिनेंट बनाए थे उनके साथ अभी देखो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को डाला था ना। तो अब जब मैं प्लेटिंग करूंगा, जब मैं ग्रो करूंगा, तो वहां पे क्या किया जाएगा, ये देखिए, ये एक प्लेट है, पेट्री प्लेट। यहां पे क्या होगा कि ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसमें रिकॉम्बिनेंट भी है और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है। तो रिकॉम्बिनेंट वाले जो होंगे उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगी। दे कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लाइक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। बट इन नॉन रिकॉम्बिनेंट देर इज नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, क्योंकि उसके अंदर तो एब्सेंट थी। हमने तो इसको इंसर्ट किया था, देखो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। तो जब मैं यहां पे एंटीबायोटिक डालूंगा, चाहे कोई सी भी डाल लूं, टेट्रासाइक्लिन डाल लूं चाहे एम्फिसिलिन को डाल लूं, ये तो दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। देखो इसके पास टेट्रासाइक्लिन का भी रेजिस्टेंस है, इसके पास एम्फिसिलिन का भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इस वाले के पास किसी चीज का रेजिस्टेंस नहीं है। ये मर जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, बचेगा कौन, केवल रिकॉम्बिनेंट। तो हमने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यूज करके हमने सिलेक्शन कर लिया बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। और इसके लिए बुक में एक टर्म मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट के लिए एक टर्म मिलेगा, जगह कहां है, यहां पे जगह है, देखो इसे मिटा के लिख रहा हूं। बुक में एक टर्म मिलेगा रिकॉम्बिनेंट के लिए और नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए। रिकॉम्बिनेंट को आप कहोगे, रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफॉर्मेंट्स भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेंट्स, जो आरडीएनए को हम लोग इंसर्ट कराते हैं ना उसके अंदर, उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिनके अंदर आरडीएनए आया, जिनके अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशन हुआ, वो ट्रांसफॉर्मेंट्स, मतलब वो रिकॉम्बिनेंट। और जिनके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा उन्हें हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। तो बुक के अंदर अगर टर्म दिया हो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो वहां पे कंफ्यूज मत कर जाना भाई। आपको याद रखना है कि रिकॉम्बिनेंट का मतलब ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो वहां पे स्टेटमेंट अगर लिखा हो कि इट इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो वो भी सही है। गॉट इट। तो हमने क्या किया, डिजायरेबल जितने भी रिकॉम्बिनेंट हमारे बैक्टीरियाज थे उन सबको सिलेक्ट कर लिया और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बिल्कुल सॉलिड चीज आ चुकी है, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट आ चुके हैं, हम करेंगे अब उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्यों, हमें प्रोडक्ट बनाना है अपना, हमें फायदा चाहिए, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए चीजें चाहिए और उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो मैं अननेसेसरी अपने जो
प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको बढ़ाना नहीं चाहूंगा ना अननेसेसरी के बैक्टीरियाज को ग्रो करके, उसमें तो मैं इनको खाना खिलाता रहूंगा, ये खाते रहेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मेरा पैसा खर्च होगा, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसका पैसा खर्च होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आ रही है बात समझ में? बैक्टीरिया इनका तो काम है ग्रो करना, आप उनको ग्रो कराओ जो आपको फायदा दे। तो फायदा कौन देंगे? रिकॉम्बिनेंट वाले। तो उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया किसके बेसिस पे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बेसिस पे। जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी वो रिकॉम्बिनेंट थे क्योंकि हमने डाली थी, और जिनके पास नहीं थी उनके पास थी नहीं। टेट्रासाइक्लिन एम्फिसिलिन डाली, मर गया, ये दोनों से रेजिस्टेंट है। अब एक चीज बताइए, वापस आता हूं क्लोनिंग साइट के ऊपर। जब मैंने कहा था रुक जाओ, सिलेक्शन कर लिया भाई, सिलेक्शन करने के लिए एक एंटीबायोटिक तो बहुत है मेरे हिसाब से। एक बार बताओ यार, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लेके क्या करोगे? अब सिलेक्शन एक के बेसिस पे भी तो कर सकते हो, एम्फिसिलिन डाल के भी तो कर सकते हो। जबरदस्ती थोड़ी ना है कि आप एम्फिसिलिन भी डालो, टेट्रासाइक्लिन भी डालो। अरे ये तो बेचारा एक से ही मर जाएगा, ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये तो एक से ही मर जाएगा, इसको दो दो से मारने की जरूरत क्या है? तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की जगह को यूटिलाइज कर सकते हो क्लोनिंग साइट के तौर पे। मतलब या तो टेट्रासाइक्लिन या एम्फिसिलिन। देखो कितना बड़ा बड़ा स्पेस कैरी घेर के रखा है ना इन लोगों ने। आप इन दोनों में से एक के बेसिस पे एक को रखिए, मैं नहीं कह रहा दोनों हटा दो, एक को रखो। अब उसको हटा दो और उसकी जगह एंटीबायोटिक जो हमारा फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको वहां पे लगा दो, वो हमारी प्रिफरेबल क्लोनिंग साइट हो जाएगी। दैट विल बी अ प्रिफरेबल क्लोनिंग साइट। अब डिपेंड करेगा मैं कौन सा ले रहा हूं। अब सपोज करो मुझे ये वाला चाहिए, दिस वाली साइट, तो मैं यहां पे एक एंजाइम यूज करूंगा PST1। PST1 यहां से कट मार देगा, देखो PST1 यहां से कट कर देगा। फिर दूसरा एंजाइम यूज करूंगा इकोर1, इकोर1 यहां से कट कर देगा, ये यहां से कट कर देगा इकोर1। इतना पीस यहां से यहां तक निकल गया बाहर। दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करूंगा। अब सिमिलरली यही दो एंजाइम मेरे को वहां यूज करने पड़ेंगे, किसके पास? जीन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। क्यों? अरे स्टिकी एंड्स तो हमें वही चाहिए ना जो हमारे यहाँ पे होंगे। और स्टिकी एंड्स ऐसा थोड़ी है कि कोर1 तो GATTC के ऊपर एक्शन लेता है, PST1 पता नहीं कौन से सीक्वेंस के ऊपर ले रहा होगा एक्शन। इनके दोनों के ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग होंगे। तो यहां पे ये ले लिया। अगर मुझे ये वाली साइट लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाम H1 को लेना पड़ेगा, और दूसरा हिंड को ले लूंगा मैं। ये देखो ये ले लिया, इतना पूरा पीस निकल के आ जाएगा बाहर। हिंड को डालूंगा, यहां पे बाम H1 को डालूंगा, ये पूरा पीस बाहर आ जाएगा निकल के। इतनी बड़ी क्लोनिंग साइट लगा दो फॉरेन DNA फॉर इंटरेस्ट इस जगह पे, ये बन गई क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट की जगह मतलब जो हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी वहां पे हमने दोनों की जगह एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को रखा। तो ज्यादातर इस वाली को हटा देते हैं, टेट्रासाइक्लिन को हटा देते हैं, इसको हटा दिया। यूज किसको किया? AMPR को, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो एक के बेसिस पे हो जाएगा, एम्फिसिलिन डालो जिसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगी, और होगी किसके पास? जो रिकॉम्बिनेंट होंगे, और जिसके पास नहीं है उनको हटा दो। आगे बात समझ में? तो ये हमारा होता है आपका फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। इस चीज को बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से। और अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो दो बार देखिएगा वीडियो को, दो बार में ना समझ में आए तीसरी बार देखिएगा वीडियो को, समझ में जरूर आएगा। और क्वेश्चंस लगाइएगा। क्वेश्चंस मैंने अभी करवाए नहीं है, करवाऊंगा। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ चैप्टर पढ़ा लूं थोड़ा, क्वेश्चंस पे थोड़ा बाद में ही ध्यान दे लूं, एक साथ एक दिन में कंप्लीट कर दूंगा। इस वीक में या अगले वीक के अंदर एक पूरी वीडियो क्वेश्चंस की बना दूंगा, लगातार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी रीड करना है, नोट्स को रीड करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। लास्ट नोट्स के लास्ट में जो एनसीईआरटी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करना है। ये होमवर्क है आपका, इसको करके रखना है। और हो सकता है क्या नाम है, आप लोग अपनी कॉपी वॉपी तो पता नहीं कैसी हाल में चल रही है, क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। एक ही बच्ची ने, भव्या ने बना के भेजी है PDF, और तो किसी ने भेजी नहीं है बना के। ठीक है,
किसी ने भी पीडीएफ नहीं भेजी है, कोई भी नहीं है, ठीक है। या तो एक काम करो, पीडीएफ मत बनाओ, मुझे शास्त्री नगर वाले सेंटर पे आके एक दिन अपनी कॉपी की शक्ल दिखा जाना, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी, हाँ पढ़ रहे हो तुम लोग। नहीं तो मुझे थोड़ी पता है, मैं यहाँ पे भौंकता रहूंगा, तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे सामने थोड़ी, क्लास में होते तो मैं तुम्हारे पीछे पढ़ता। अब यहाँ पे तो पीछे पढ़ नहीं सकता, क्योंकि कहाँ कहाँ बैठे हो तुम लोग, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो मैसेज या कॉल, दोनों में से कुछ भी करके इंस्टेंटली पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।